हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर हम बायोलॉजी टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं। अभी हम जो है स्किन के माध्यम से आपको जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एंड पावरफुल है। यदि आप इन 30 क्वेश्चंस को नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बायोलॉजी पढ़ने में समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन यदि इन 30 क्वेश्चन को आप जान लेते हैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही इजी होगा। आप जानते हैं कि हम बहुत सारा वीडियो अलग अलग माध्यम से बोर्ड के जरिए या विदाउट बोर्ड भी बनाते रहते हैं। हम 12th क्लास के सभी चैप्टर जो NCERT के हैं बायोलॉजी के, वो चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हैं। 11th क्लास के सभी चैप्टर को कवर करते हैं। लाइन बाय लाइन हम वीडियो बना ही रहे हैं। पूरे लॉकडाउन में हमने प्रयास किया है बहुत ज़्यादा और अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस को देखें, अपने नॉलेज को इन्हेंसमेंट करें। हम 10th क्लास की भी बायोलॉजी को चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पे डालेंगे। 9th क्लास की भी बायोलॉजी को चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अभी हम जनरल बायोलॉजी की बात करते हैं कि सामान्य बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम से भी रिलेटेड होते हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड होते हैं, और इसके अलावा आप कहीं भी किसी व्यक्ति से चर्चा परिचर्चा कर रहे होते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो 30 ऐसे क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही पावरफुल होगा। आपके व्यू ऑफ एग्जाम से भी और व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम से भी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसको ले लीजिए, या फिर कोई आप बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं उससे ले लीजिए। ये 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास एंड 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई आप कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए। चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम आपको बायोलॉजी में बताने वाले हैं, सबसे पहले क्या होता है कि अक्सर हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें बायोलॉजी की कुछ ऐसी प्राइमरी चीज़ें होती हैं, प्रायोरिटी होती है, जिसको हम नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है कि हमें बायोलॉजी पढ़ना उतना ईजी नहीं लगता है, आसान नहीं लगता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उन चीज़ों को हम जानेंगे, उसकी जड़ को समझेंगे, फिर आगे हम जो है और भी बहुत सारी चीज़ों को समझना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीव विज्ञान के 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, ये पहला आपका क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीव विज्ञान भी दिया है, देख रहे हैं ये वाला, और यहाँ पर जंतु विज्ञान भी दिया है। तो एक्चुअली क्या है कि जीव विज्ञान का खोज जिसने किया था, अरस्तु, जिसको इंग्लिश में हम एरिस्टोटल बोलते हैं, इस एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने ही जंतु विज्ञान का खोज किया था। वनस्पति विज्ञान का खोज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थियोफ्रास्टस किए थे। थियोफ्रास्टस ने वनस्पति विज्ञान का खोज किया था। लेकिन जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं, अन्यथा हम ये भी कह सकते हैं कि जीव विज्ञान को हम 3 भागों में भी, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी के रूप में बांटते हैं। लेकिन यहाँ हम 2 भागों में समझेंगे। यहाँ 2 भाग आप देख रहे हैं कि एक आपको जंतु विज्ञान दिख रहा है और दूसरा आपको जो है वनस्पति विज्ञान दिख रहा है। तो सिंपल बात है, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान के शाखा है। तो जो जीव विज्ञान का शाखा है, उस जीव विज्ञान का शाखा जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, उसका खोज थियोफ्रास्टस ने किया था। और जीव विज्ञान का खोज जो है ग्रीक के महान दार्शनिक अरस्तु, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, इन्होंने किया था, अरस्तु ने किया था। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। यही उनका वो है, आपका क्या बोले नाम है, आप देख रहे हैं, ये अरस्तु हैं। मैं उनको कलर कर देता हूँ एक बार, आप देख लीजिए। ये उनका आपका नाम है, राइट, ये अरस्तु का नाम है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे
कि अरस्तु को आप देख रहे हैं, ये वाले अरस्तु हैं, ठीक है। तो अरस्तु क्या है कि अरस्तु ने ही खोज किया था किसका, जीव विज्ञान का। और जंतु विज्ञान जो जीव विज्ञान का शाखा होता है उसका खोज भी अरस्तु ने ही किया था, लेकिन जो वनस्पति विज्ञान है उसका खोज थियोफ्रास्टस ने किया था। 2 क्वेश्चन आपने समझा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है। तो चिकित्सा विज्ञान का जनक में आप देख रहे हैं कि हिपोक्रेटस यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। हिपोक्रेटस ने ही क्या किया था, आपका चिकित्सा विज्ञान का खोज किया था, इसीलिए चिकित्सा विज्ञान का जो जनक कहे जाते हैं वो आपके हिपोक्रेटस कहे जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत भी पावरफुल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, वो चौथा क्वेश्चन है कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पावरफुल ये क्वेश्चन है। हम शुरू से पढ़ते हुए चले आए कि सर्वप्रथम जो जीवधारी थे, जीवधारियों को जंतुओं एवं पादपों के जगत में यदि कोई बांटने का काम किया तो वो कैरोलस लीनियस थे। आप जानते हैं कि वर्गीकरण के लिए 9th क्लास में बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जैव विविधता तथा वर्गीकरण करके 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। ये दोनों जैव विविधता तथा वर्गीकरण में कुछ छोटे जंतुओं का वर्गीकरण है, कुछ बड़े जंतुओं का वर्गीकरण है। उसमें आप पाएंगे कि जो वर्गीकरण के वर्गीकी के पहले जनक थे वो कैरोलस लीनियस है। बाद में 3 जगत पत्ती वर्गीकरण हुआ, 4 जगत पत्ती वर्गीकरण हुआ, 5 जगत पत्ती वर्गीकरण हुआ, जिसको आधुनिक वर्गीकरण भी कहते हैं हम। उसको RH व्हिटेकर ने सन 1969 ईस्वी में खोज किया था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वर्गीकरण की पद्धति को, सिद्धांत को दिया था। लेकिन जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने फर्स्ट बार में इस सिद्धांत को दिया था, वर्गीकरण को मतलब किया था, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को 2 जगतों में बांटा था। अभी क्या है कि आप एक चीज़ समझ गए, कह रहा है कि जो है इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। द्विनाम पद्धति क्या है, मैं आगे चर्चा करूंगा, कैसे आपको किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। द्विनाम पद्धति के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे क्या किया जाता है। इसमें आप जान लीजिए कि इन्होंने ही जीव विज्ञान के जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जो है जीवधारी का नाम लैटिन भाषा, प्रत्येक जीवधारी का नाम जो होता है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये वही बात कर रहा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम का देख लीजिए, मैं बता ही रहा हूँ एक चीज़ कि जो वैज्ञानिक नाम होता है वो 2 लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है। एक्चुअली जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किसी जीवधारी का, तो उस क्लासिफिकेशन में हम जानते हैं कि वंश आता है और स्पीसीज यानी जाति आता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं, जीव के जो आपके वंश हैं और उसके जो स्पेसिस हैं, दोनों नामों को मिला करके जो है उसका साइंटिफिक नेम बनता है, उसका वैज्ञानिक नेम बनता है। जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं कि यह जो आपका लिखा हुआ है, यह आपका एक तरह से कह सकते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नेम है। मनुष्य के वैज्ञानिक नेम में आप देख रहे हैं कि ये आपका लिखा हुआ है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है ये 2 शब्दों से मिला हुआ है। ये दोनों आपके एक तरह से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम के हिस्सा हैं। ये लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। ये होमो शब्द जो है और ये जो है सेपियन शब्द है। होमो शब्द जो है ये आपका मतलब मनुष्य के वंश को इंडिकेट करता है, मनुष्य के जीनस को इंडिकेट करता है। और जो आपका सेपियन शब्द है, ये सेपियन शब्द मैं एक बार फिर इरेज करता हूँ, आप देख लीजिए। जो होमो शब्द है वह जो है होमो शब्द आपका मतलब मनुष्य के होमो शब्द जो है मनुष्य के आपके मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जीनस यानी वंश को मतलब इंडिकेट करता है। और जो स्पेसिस है वह आपका मतलब जाति को इंडिकेट करता है। यानी किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में 2 कड़ी होते हैं, ठीक है। दोनों आपके लैटिन भाषा में होता है और लैटिन भाषा के तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। वैज्ञानिक नाम कभी भी आप देखे होंगे ये तिरछे अक्षरों में लिखा गया है। इसमें मैं एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं कि जो स्पेसिस है वो आपके कैपिटल लेटर से लिखा गया है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो है कैपिटल लेटर से न होकर के ये वाला जो पहला लेटर है ये स्मॉल लेटर से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे आपका लिखा गया है, ये वाला भाग आपका
आम का, तो आम का जो वैज्ञानिक नेम होता है वो आपका देख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका होता है। तो मैंगीफेरा इंडिका में आप देख पाएंगे कि जो मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा जो है वो आपका वंश का, आम के वंश का नाम है। इंडिका जो है वह आपके आम के मतलब जाति का नाम है। तो जो जाति का नाम होता है, हमेशा किसी भी जीव के जाति का नाम जो होता है उसका पहला अक्षर जो है स्मॉल लेटर में होता है, और जो वंश होता है वंश का पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, इस प्रकार वैज्ञानिकों के नाम लिखे थे। तो ये जो भी पद्धति है, इस पूरी पद्धति को, इस पूरे सिस्टम को हम द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। और द्विनाम पद्धति को यदि किसी ने दिया था तो उनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इन्होंने ही द्विनाम पद्धति को दिया था। तो प्यारे मित्रों, आपने देखा जो है द्विनाम पद्धति किस प्रकार कैरोलस लीनियस ने दिया था। मैं एक बार इरेज करता हूँ। और ये कैरोलस लीनियस ने ही आपके वैज्ञानिकों के नाम को लिखने के बारे में बताया कि साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाता है। इस पर हम विशेष मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपसे चर्चा करूंगा। आज सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चर्चा आपसे मैं कर रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पर 4 वैज्ञानिक जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखे गए हैं, 4 मतलब जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम लिखे गए हैं। जीवधारी मीन्स जंतु भी और पौधे भी। तो यहाँ पर मनुष्य आपका होमोसेपियंस होता है, इसका वैज्ञानिक नाम। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है, और आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिकस होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है लैमार्क द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जीवों को केवल 2 जगतों, जंतु जगत एवं पादप जगत में रखा गया है। बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं कि लैमार्क द्वारा जो पहला वर्गीकरण किया गया था वो था आपका उसमें 2 जगत में जीवों को रखा गया था। पहला था आपका जंतु जगत और दूसरा था आपका पादप जगत। अगली हम बात करें तो संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं। आप देख रहे हैं संघ प्रोटोजोआ ऊपर दिख रहा है आपको। तो जो संघ प्रोटोजोआ की बात कर रहा है, संघ प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं वो बिल्कुल सरल होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं। आप पूछिएगा कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा आता है, एंट अमीबा आता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, डाइटम्स आता है, डाइक्लेमेडोमोनास आता है। ऐसे करके बहुत सारे जीवधारी आते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं। जब मैं वर्गीकरण की बात करूंगा तो आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जो संघ प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं वह आपके कैसे होते हैं। जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि दिया गया है, मैं इरेज करके दिखाता हूँ, कह रहा है और इसे सृष्टि में प्रथम जंतु मानते हैं। जब जो है आप ओपैरिन का सिद्धांत पढ़िएगा कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो आप पाएंगे कि जो प्रथम जंतु थे वो संघ प्रोटोजोआ के थे। ठीक है, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, कोई भी हो, तो प्रथम जंतु जो था वो आपके प्रोटोजोआ संघ का था। आप देख रहे हैं एक और चीज़ नीचे दिया गया है, ये वाला टॉपिक कि इनका शरीर जो होता है वह आपका एक कोशिकीय होता है। इनका जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय होता है। तो शरीर इनका एक कोशिकीय होता है, ये बिल्कुल सत्य है। यानी कि इनका जो शरीर होता है वो एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। प्यारे मित्रों, मैं इसमें 30 क्वेश्चन चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। तो चलिए, मैं अगला जो बात करने वाला हूँ वो है अमीबा एक निश्चित आकार वाला सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है। अमीबा जो है वो एक अनिश्चित आकार का, निश्चित मैं बोल दिया था, सॉरी, अनिश्चित आकार का, यानी इसका जो आकार होता है वो किसी भी आकार का नहीं होता है। मनुष्य का आकार कुछ होता है, अंडे का आकार कुछ होता है, बहुत सारे जीवधारी इस पृथ्वी पर है जिनका कुछ आकार होता है, लेकिन जो अमीबा होता है उनका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। इसलिए अमीबा को हम कहते हैं कि यह अनिश्चित आकार का प्राणी है। तो प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आप पूरे वीडियो के अंत में देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अब अगला है कि फीता कृमि या टीनिया मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला एक रोगजनक परजीवी है। बहुत ही सुंदर ये टॉपिक है। आप देख रहे हैं फीता कृमि, जिसको हम टीनिया कह रहा है। तो ये मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला एक रोगजनक परजीवी है। आप जानते हैं कि मनुष्य के आंत में बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं, जिससे मनुष्य के आंत में पेचिस नामक रोग होता है, खूनी पेचिस भी होता है। बहुत सारे परजीवी मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। गोल कृमि भी होते हैं, फीता कृमि भी होते हैं, जो हमारे पेट में राउंड वर्म एंड टेप वर्म भी पाए जाते हैं, जिनके कारण जो है हमको पेचिस होता है। पेचिस यानी कि शुद्ध शब्दों में हम कह सकते हैं, देहात में कहा जाता है मल पड़ता है, जिससे हमारे उत्सर्जन मार्ग से म्यूकस निकलते हैं और उसके साथ ब्लड भी आते हैं, खूनी पेचिस होता है। तो अगला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं
केचुआ एवं जोंक द्विलिंगी जंतु हैं। केचुआ एवं जोंक द्विलिंगी जंतु हैं। क्या होता है द्विलिंगी? मैं आपको बता दूं कि आप जब मैं चर्चा करूंगा और भी तो मैं उसमें 20 ऐसे टॉपिक लूंगा जो जीव विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं द्विलिंगी को भी लूंगा, एकलिंगी को भी लूंगा। क्या होता है द्विलिंगी और एकलिंगी? एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें नर होता है या मादा होता है। नर में या मादा में से कोई एक होता है, वैसे जंतु को हम एकलिंगी कहते हैं। यदि कोई ऐसा जंतु हो जिसमें नर भी हो मादा भी हो, नर भी हो मादा भी हो, नर भी और मादा भी होने का मतलब ये हुआ कि वह नर युग्मक को भी उत्सर्जित करता हो और मादा युग्मक को भी उत्सर्जित करता हो, यानी उसमें नर मतलब भाग भी पाया जाता हो और मादा भाग भी पाया जाता हो, यानी नर जननांग भी पाया जाता हो और मादा जननांग यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों यदि पाए जाते हों तो हम कहते हैं द्विलिंगी। क्या बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि हम इन्हें द्विलिंगी किसे कहते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा जो संघ है वह आपका आर्थ्रोपोडा है। आप देख पा रहे हैं कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा माना जाता है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए एक बार। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा संघ है। इधर आप देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा संघ, जिसके अंतर्गत जो क्रैब्स होते हैं, केकड़ा का नाम आपने सुना होगा, वो आता है, नेरिस आता है, हेट्रोनेरिस आता है, गोजर जिसको आप बोलते हैं वे आते हैं इसके अंतर्गत, आप देखे होंगे। अब ये आपने 10 नंबर क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घोंघा, सीप आदि खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपके घोंघा होते हैं, जो सीप होते हैं, उनका जो आपका मतलब खोल होता है, जैसे कछुआ के ऊपर आपने देखा होगा, घोंघा के ऊपर देखा होगा, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखने वाला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बिल्कुल, ये आपके संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। घोंघा हो, सीप हो, ये संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार केकड़ा और नेरिस और हेट्रोनेरिस जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वह आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका सीपिया घोंघा ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण रक्त रंगहीन होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो घोंघा होता है, जो ऑक्टोपस होते हैं, ये आपके जल में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं। बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ऑक्टोपस जो होता है उसका ब्लड और घोंघा का जो ब्लड होता है वो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। उनमें जो है आपका उनका ब्लड जो होता है वो नीला होता है। आपने सुना होगा कि घोंघा का ब्लड नीला होता है, तो हीमोग्लोबिन उनके ब्लड में नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यदि पाया जाता तो इनका ब्लड रेड होता मनुष्य के ब्लड की तरह, लेकिन इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनका जो ब्लड होता है वह कैसा होता है? इनका ब्लड आपका नीला होता है। ऑक्टोपस के बारे में एक बहुत भी पावरफुल जानकारी है, मेरे अगले वीडियो में जाइएगा तो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और ये वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो कुछ कमेंट में अवश्य लिखिएगा, इससे हम लोग का हौसला बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो है सीपिया जैसे कुछ जंतु में हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग नीला होता है। देखिए सीपी जो होती है, आप अभी मैं बात किया था, सीपी में भी हीमोसाइनिन नामक जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। ठीक उसी पिगमेंट की तरह हीमोसाइनिन नामक एक पिगमेंट या वर्णक होता है, जिसके कारण जो है सीपिया का रंग क्या होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस को शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन आपने ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, मैं इसको एक बार ऊपर कर देता हूँ। ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं कि आपका देख रहे हैं कि जो आपका ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस को हम शैतानी मछली के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। तो मैं शुरू में ही बता दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेचिस नामक रोग एंट अमीबा द्वारा फैलता है। बहुत मैं शुरू में ही बताया था कि पेचिस नामक जो रोग होता है वह एंट अमीबा द्वारा फैलता है। अगला कह रहा है हिपोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। समुद्री घोड़ा जो होता है दरियाई घोड़ा के नाम से जिसको हम जानते हैं, आपने सुना होगा कि दरियाई घोड़ा का पसीना जो होता है वो नीला होता है। इस दरियाई घोड़ा की यदि बात करें
तो दरियाई घोड़ा को हम हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं या हिप्पोहैपस के नाम से जानते हैं, आप देख रहे हैं। फिर कह रहा है कि समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का जंतु है। देखिए समुद्री घोड़ा इसका नाम है, ये कोई घोड़ा नहीं है, ये मत्स्य मतलब मछली वर्ग के जंतु है, यानी मछलियों के वर्ग के अंतर्गत ये रखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं। आप देख रहे हैं कि मेढक उभयचर है क्योंकि यह जल स्थल दोनों पे रहता है। वे प्राणी जो जल स्थल दोनों पे रहते हैं उनको हम उभयचर कहते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया, सर्प हो गया, क्रैब्स केकड़ा हो गया, मोलस्का संग का प्राणी जैसे कि आपका सीपी हो गई, आपका घोंघा हो गया, ये मेढक हो गया। ये जो भी जंतु होते हैं ये दोनों जगह रहते हैं, यानी कि जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए हम जो है इन्हें उभयचर कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है आपका 20 मिनट हो चुका है, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। मेढक त्वचा से शोषण करने वाला प्राणी है, बहुत अच्छा, मेढक त्वचा से शोषण करने वाला प्राणी है। अगला है जंतुओं के विकास का सही क्रम मत्स्य उभयचर सरीसृप पक्षी है, यानी कि जंतुओं का विकास का सही क्रम का है तो पहले मत्स्य बने, आप देख रहे हैं, उसके बाद से उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, ऐसे करके है, यही सही क्रम है। बहुत सारा एक में करके दे देता है, पहले उभयचर देता है, फिर सरीसृप देता है, फिर पक्षी देता है, तो गड़बड़ होता है, बच्चे सही नहीं कर पाते हैं। तो सही करना है तो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप एवं पक्षी, ये सही क्रम हो जाएगा। अगला है मानव यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। मानव जो है किस उपवर्ग का प्राणी है, तो यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। नीचे दे रहा है आपका कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगला है कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है जिसके संगठन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। जिस प्रकार हमारा वीडियो निकाल कर आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल के बारे में बहुत अच्छा बताया हूँ, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। क्या है कि दीवार जो होता है हमारे ईंट से मिलकर के बना होता है, हमारा मकान जो होता है ईंट से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो किसकी कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अब हम लोग आ गए हैं टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ये देखिए आपका सबसे शानदार क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। आप देख पा रहे हैं कि सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो भी एक कोशिका है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। बहुत ही शानदार, जब आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे तो पहला अंतर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो जंतु कोशिका होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, यानी सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है, जो पादप कोशिका होता है, उस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और एक और भी बहुत शानदार बात कहा है कि ये सेलुलोज की बनी होती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेलुलोज की। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। सेलुलोज की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो इनके शरीर, इनकी कोशिकाओं को एक निश्चित आकृति बनाए रखने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिनसे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो आपका कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कोशिका में ही होता है और कोशिका में ही ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का जो है आपका शक्ति केंद्र बोलते हैं, जहाँ से ऊर्जा निकलता है और कार्बनिक युक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, स्वांगीकरण होता है। नेक्स्ट जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं तो आप लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि रिक्तिका में एंथोसायनिन जैसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण फूलों का रंग लाल, नीला, पीला आदि होता है। आपने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा होगा, लवक के बारे में पढ़ा होगा, आपने क्रोमोप्लास्ट जो लवक के प्रकार होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट
ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये आपके 3 लवक होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ये 3 लवक जिसके कारण पौधों के जो रंग होते हैं हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नीला इत्यादि होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एंथोसायनिन। एंथोसायनिन के कारण भी जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि फूलों का रंग नीला, पीला आदि होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो को लेकर के आते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं हूं होशिला सर, न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आप इस वीडियो को देखें इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए हम वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो यदि अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।